Good morning, students. Now our next topic is precautions of value added method. अभी तक हमने क्या सीखा था कि वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, वैल्यू एडेड मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, और वैल्यू एडेड के अंदर हमने दो जो हमारे कंपोनेंट्स थे, सेल्स और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इनके बारे में सीखा था। और क्या सीखा हमने कि अगर क्वेश्चंस में अलग अलग केसेस आए तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चंस में अलग अलग केसेस और भी आते हैं, कुछ पॉइंट्स भी आते हैं। तो ऐसे मेथड्स यानी कि प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, यानी कौन कौन से आइटम्स हम वैल्यू एडेड मेथड में इंक्लूड करेंगे और कौन से मेथड इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कौन से आइटम्स नेशनल इनकम में इंक्लूडेड हैं और कौन से आइटम आपके नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं हैं। नंबर 1 क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। आईजी का मतलब क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। मैंने आपको जब इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड का चैप्टर करवाया था, टॉपिक करवाया था, मैंने आपको तब भी बताया था कि इंटरमीडिएट गुड हमारे नेशनल इनकम में नहीं आते हैं, हमेशा फाइनल गुड आते हैं। अब इसका रीज़न क्या था, इंटरमीडिएट गुड्स हमारे क्यों नहीं आते। इसका रीज़न क्या है, मान लीजिए हमने आटा ख़रीदा, वो आटा 500 रुपये का है और जो हमने आटे से हमने जो ब्रेड बनाई वो है 700 रुपये का। लेकिन अगर हम आटे की वैल्यू और ब्रेड की वैल्यू अलग अलग काउंट करने लग गए तो हमें क्या राइज होगा, डबल काउंटिंग आएगी। यानी हाँ, यहाँ हमने 500 भी ले लिया और यहाँ से हमने 700 रुपीज़ भी ले लिए, तो 700 प्लस 500 कितने हुए, 1200। तो 1200 हमें नुकसान देंगे या ब्रेड की वैल्यू सिर्फ 700 नुकसान देगी, 1200 हमें ज़्यादा नुकसान देंगे। तो यही रीज़न है हम इंटरमीडिएट गुड्स इसलिए इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी इसकी जो वैल्यू है वो फाइनल गुड में आ चुकी है। ब्रेड की वैल्यू 700 थी जिसके अंदर 500 रुपये आटे की वैल्यू इंक्लूडेड है। अगर हम इसे दोबारा इंक्लूड करेंगे तो वो क्या अराइज होगा, डबल काउंटिंग अराइज हो जाएगी, डबलिंग अराइज हो जाएगी जिसे आप कह सकते हैं। सेकंड केस क्या है, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। मान लीजिए आप सेकंड हैंड गुड्स हो गए, मान लीजिए कोई स्कूटर है वो सेकंड हैंड है, आपने किसी से ख़रीदा है और फिर उसको बेच भी दिया है। ऐसे आइटम कभी भी आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि जो स्कूटर है वो आपके लिए सेकंड हैंड गुड्स है, लेकिन वो किसी के लिए किसी टाइम पे वो फर्स्ट हैंड भी था, उसने वो पहली बार परचेज़ किया था। जब उसने वो परचेज़ किया था उसने उसी टाइम उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड कर हो गया था, उसी ईयर में वो नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गया था। तो इसलिए अगर आप उसको दोबारा इंक्लूड करोगे तो उससे क्या राइज होएगी, डबल काउंटिंग। लेकिन अगर आपने सेकंड हैंड गुड्स को सेल करते टाइम मान लीजिए कोई कमीशन कमाई है या ब्रोकरेज कमाई है तो ये आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। क्यों इंक्लूड होगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो डीलर्स होते हैं जो सेकेंड हैंड गुड्स को डील करते हैं उसमें मेहनत लगती है, तो यानी मेहनत की कमाई हमारे नेशनल इनकम में हमेशा इंक्लूड होती है। डेट्स वाई अगर आप कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स को सेल या परचेज कर रहे हो वो कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होगा। लेकिन अगर उसके ऊपर आप कोई कमीशन मिल रही है या ब्रोकरेज मिल रहा है या कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपका इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में। नेक्स्ट क्या है हमारा नंबर 3, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक सर्विसेज भी बोलते हैं। मान लीजिए माँ ने आपके लिए खाना बनाया है या आपने अपने बेटे को पढ़ाया है या एक डॉक्टर अपने ही चाइल्ड को ट्रीट कर रहा है, उसको ही सर्विसेज दे रहा है, तो ये सर्विसेज की हम जो मार्केट वैल्यू नहीं निकाल सकते, माँ की ममता की क्या आप मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो ये सब किस में इंक्लूड होते हैं, आपके डोमेस्टिक सर्विसेज में इंक्लूड होते हैं और ये कभी भी आपकी नेशनल इनकम में नहीं आते हैं। लेकिन अगर उसी टाइम ड्राइवर्स हो गए या आपके घर में मेड है या कोई पे ट्यूटर्स आ रही है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपके नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होंगे। अब इस केस में एक वर्ड आ जाता है हमारे पास, नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन। नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन ये अक्सर 1 नंबर के MCQ में या डेफिनेशन में आता है कि नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं। दी सर्विसेज यानी कि कौन सी सर्विसेज, जैसे किचन गार्डनिंग हो गई, माँ ने हमारे लिए खाना बनाया या हमने गार्डनिंग करी है, ये ऐसी सर्विसेज होती हैं जो इसकी हम मार्केट वैल्यू नहीं निकाल सकते और ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन। ऐसे ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट 4th पॉइंट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम।
देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे कि फार्मर्स होते हैं वो अनाज उगाते हैं, लेकिन कुछ अनाज मान लीजिए वो बेचने के लिए ना उगा के अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए अपने घर पे लेके आ रहा है अपने खाने के लिए, तो कहने के लिए वो तो उसके लिए एक आउटपुट ही हुआ, फाइनल आउटपुट हुआ, लेकिन उस वो आउटपुट को बाहर मार्केट में नहीं भेज रहा, उस आउटपुट को वो सिर्फ अपने घर लेके आ रहा है अपने खाने के पर्पस के लिए, फॉर देयर सेल्फ कंजम्पशन। तो ऐसे गुड्स आपके नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होंगे। लेकिन कोई इस जगह अगर गुड्स की जगह मैं नाम दे दूँ सर्विसेज हैं, सर्विसेज सेल्फ कंजम्पशन, ऐसी सर्विसेज कभी भी आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होंगी, क्योंकि वो कौन सी सर्विसेज हैं, वो डोमेस्टिक सर्विसेज हैं। नाउ नेक्स्ट, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक आपका नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होता है बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। देखो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो स्टॉक एक आपके पास कैपिटल ही तो है, आपके पास क्या क्या जमा पूंजी एक तरीके से पड़ी है, तो ऐसी चीज़ें क्या है आपकी नेशनल इनकम में आएंगी। लास्ट क्या है, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब देखिए इस लाइन को समझने से पहले एक वर्ड होता है इम्प्यूटेड रेंट, यानी कि इस लाइन को हम एक शॉर्ट फॉर्म में ये भी बोल सकते हैं कि इम्प्यूटेड रेंट यानी वैल्यू ऑफ इम्प्यूटेड रेंट हमेशा आपके नेशनल इनकम में आती है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए जो पीपल है अपने घरों में रहते हैं, हम लोग अपने घर में रह रहे हैं, क्या हम अपने घर का रेंट पे करते हैं, नहीं पे करते, लेकिन हम घर की सुविधा तो एंजॉय कर रहे हैं, हम हाउसिंग सर्विसेज को एंजॉय कर रहे हैं। अगर हम वही सेम हाउस को मार्केट में कंपेयर करें, यानी कि जो हमारा घर है अगर उस घर में हम ना रह के कोई किराएदार रह रहा है, तो वो उस किराएदार की क्या वैल्यू लगाता है, यानी हमारे एकोमोडेशन की वो क्या वैल्यू लगाता, हमारे घर की वो क्या वैल्यू लगाता है एज अ रेंट। तो वो जो रेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्यूटेड रेंट। तो यानी आपने देखा होगा सरकार आपसे हाउस टैक्स लेती है, वो क्यों लेती है, वो सिर्फ इसलिए लेती है क्योंकि आप एक हाउसिंग सर्विसेज अवेल कर रहे हो, हाउसिंग सर्विसेज को एंजॉय कर रहे हो, तो वो हाउस टैक्स क्या हो गया, एक तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हो इम्प्यूटेड रेंट का। तो ऐसी जो वैल्यू होती हैं वो आपके नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होते हैं।